हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें प्रॉपरली आंसर्स कैसे लिखना है। वैसे तो मैं सोशल स्टडीज़ पढ़ाता हूं और सोशल स्टडीज़ पे ही मैं आपसे ज़्यादा बात करूंगा, लेकिन यहाँ जो मैं पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ ये आपको हर एक सब्जेक्ट में आंसर्स लिखने में हेल्प करेंगे। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि कैसे हमें आंसर्स को लिखना है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि प्रॉपर आंसर राइटिंग हमें कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पेपर, है ना। ये लिखने से लगता है बोले इसमें क्या नया है भाई, डेफिनेटली हम जब पेपर पढ़ेंगे तो उसको ठीक से समझेंगे ही ना भाई। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पेपर यहाँ पर, क्योंकि क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को गलत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको गलत समझ लो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना था, अब आपने वो क्वेश्चन ठीक से नहीं समझा तो उसका आंसर ठीक से कैसे लिखेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा गया है, मान लीजिए मैं सोशल स्टडीज़ का एग्जाम्पल लेता हूँ, हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेता हूँ। हिस्ट्री में आपसे पूछा गया है कि वाई साइमन कमीशन केम टू इंडिया। अब आपको ये बताना था कि साइमन कमीशन इंडिया क्यों आया था, और आप साइमन कमीशन इंडिया में आके क्या कर रहा है, या उसके खिलाफ जो साइमन कमीशन के खिलाफ जो नारेबाजी हो रही थी उसके बारे में लिख के आ जाते हैं, है ना। कि जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो सब लोगों ने उसको अपोज किया, मिलकर सब जगह काले झंडे दिखाए जा रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। अरे आपसे ये थोड़ी पूछा है, आपसे क्या पूछा है, साइमन कमीशन इंडिया आया क्यों था भाई, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग को चेक करने आया था, वो आंसर लिखना पड़ेगा। तो पहले, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, उस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करें। इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं हमने अपने वीडियोस में सैम्पल पेपर सॉल्व किए हुए हैं, उन सैम्पल पेपर में इंस्ट्रक्शंस हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में समय नहीं गंवाना, आपको क्या करना, सीधा क्वेश्चंस रीड करना है और उनके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना है। हो सकता है कि पहली बार में आपको ठीक से समझ में ना आए, लेकिन एक बार अपन पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोबारा से जब हम उसको पढ़ते हैं तो हो सकता है उस समय समझ में आ जाए। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना, ये नहीं कि 2-3 बार क्वेश्चन पेपर ही पढ़ रहे, एक बार पहले पूरा रीड कर लीजिए, फिर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो आपने जो क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया, दोबारा उसको पढ़ते हो तो आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हो। आपका जो फोकस होता है वो बार बार बदलता है, उसके कारण आपको समझने में भी आसानी हो जाती है ना। तो सबसे पहली चीज़ क्या, क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से समझ लेना, हर एक क्वेश्चन को एक बार तो रीड कर लेना, और अटकना नहीं है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको लगता था कि याद है और मैं लिख सकता हूँ, फिर वहाँ अटक गया, उस पर अटकना नहीं, उसको छोड़ दो, बाद में करना, दूसरा क्वेश्चन करो पहले, है ना, जो आपको एग्जैक्टली आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या, क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से समझना है। दूसरा, मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली टू अटेम्प्ट एवरी सेक्शन। हम क्या करते हैं, देखो हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएंगे जहां आपका टाइम वेस्ट हो। वो दिए ही इसलिए गए कि बच्चा उसमें टाइम वेस्ट कर दे, वो मैनेज ना कर पाए। वो ये चेक करना चाह रहा है क्वेश्चन पेपर कि आप कितने अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, उन क्वेश्चंस को वहीं पर छोड़ दीजिए। समझ गए मेरी बात। क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम मैनेज करना है। आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे थे, एक एमसीक्यू आपको लग रहा है कि यार इसका आंसर मुझे पता है, लेकिन वहां अटक गए, आपने उस एमसीक्यू में 3-4 मिनट लगा दिए तो दिक्कत हो जाएगी। उस एमसीक्यू में आपको 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, खासतौर से सोशल स्टडीज़ में, है ना। मैथ्स में तो हो सकता है आपको सॉल्व करना पड़े, सोशल स्टडीज़ में और साइंस में तो आपको पता है, या तो आंसर पता है या तो नहीं पता है, तो इसमें टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन पर अटक रहे हो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाओ, आखिरी में जब समय बचेगा तब उसको फिर से अटेम्प्ट करना, टाइम मैनेज करना, ताकि पूरा पेपर करके आओ। ये नहीं कि एक क्वेश्चन पे अटक गए तो आखिरी के सारे क्वेश्चन छूट गए। ठीक है, और जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का है उसके हिसाब से उसका आंसर लिखना है। ये नहीं कि 2 मार्क का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता था, वो आपने 2 पेज भर दिए उस पर। यदि आपने ऐसा किया तो फिर आपने टाइम किल कर दिया, 5 मार्क के क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए समय नहीं बचेगा फिर, है ना। तो प्रॉपरली टाइम मैनेज करना है, किसी क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तीसरा स्टेप जो होता है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली बहुत क्लीन लैंग्वेज में लिखना है और बहुत नीटली लिखना है, काटा पीटी ज़्यादा नहीं।
हर एक पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ना, पॉइंट वाइज आंसर लिखना, ठीक है। उससे क्या होता है, जो चेक करने वाला होता है वो आसानी से चेक कर पाता है ना, तो वो नंबर भी अच्छे देता है। अब वो आपकी राइटिंग नहीं पढ़ पा रहा, आपने जो पॉइंट्स बनाए वो ठीक से सर्च नहीं कर पा रहा, तो फिर वो आपके नंबर कहीं ना कहीं काट लेगा, है ना। तो पॉइंट वाइज लिखें, हर एक पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ें, उससे नीट एंड क्लीन दिखता है, चेक करने वाले के लिए आसान हो जाता है, वो जल्दी कॉपी चेक कर पाता है और आसानी से नंबर दे पाता है, ठीक है। तो अगला स्टेप याद रखिएगा, नीटली लिखना है, क्लीन लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, अवॉइड राइटिंग अननेसेसरी स्टोरीज। अननेसेसरी स्टोरीज लिख देते ना, कई बार बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पता चला गाना लिख के आ गए, है ना। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बस तारे ज़मीन पर के गाने याद आ रहे हैं आपको, है ना, या किसी भी अदर मूवी के गाने याद आ गए, या कोई स्टोरी याद आ गई तो हम वो स्टोरी लिख के आ जाते थे, है ना। तो ऐसा नहीं करना। कई तो ऐसे होते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जय श्री राम लिख के आ जाते हैं, कुछ भी लिख के आ जाते हैं कि भैया कहीं से को कुछ भी नंबर मिल जाए। पता चला ऊपर 2 लाइन ठीक लिखी, नीचे 2 ठीक लिखी, बीच में कोई स्टोरी लिख दी है, उनको लगा कि नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं करना। आपको अपनी क्वालिटी नहीं गिरानी है, अपनी इमेज खराब नहीं करनी है। भाई आपने एक क्वेश्चन में यदि ऐसा किया तो वो टीचर के दिमाग में बैठ जाएगा, ये तो फालतू की चीज़ें लिख रहा है, वो सारे क्वेश्चंस को उसी तरीके से चेक करेगा। तो फालतू की चीज़ें, फालतू की स्टोरीज नहीं लिख के आना है, अपन को प्रॉपर आंसर राइटिंग करनी है। जो उस क्वेश्चन का सही आंसर है वो पता है तो लिखिए, अदरवाइज नहीं। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जितना अच्छे से कर सकते हो उतना करो, है ना। अपनी क्वालिटी मत गिराओ, अपनी इमेज खराब मत करो, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप ऐसा करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी उससे ख़राब होती है ना। आपको अच्छी पर्सनालिटी बना के रखनी है अपनी, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, लैंग्वेज प्रॉपर आनी चाहिए, है ना। आप हो सकता है कि सब्जेक्ट में मार्क्स थोड़े से कम आ जाएं, चलेगा, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप चाहे जॉब करें या बिजनेस करें, हर जगह आपको कम्युनिकेशन स्किल रिक्वायर्ड होते हैं। आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आप लाइफ में ना जॉब ठीक से कर पाएंगे ना बिजनेस ठीक से कर पाएंगे। सिर्फ मार्क्स आ जाना काफ़ी नहीं है। मार्क्स, ये जो एग्ज़ाम होता है ये आपका पूरा पर्सनालिटी टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मार्क्स देने के लिए हो रहा है, ये पूरा पर्सनालिटी टेस्ट होता है। उसी तरीके से क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया जाता है। तो अननेसेसरी राइटिंग अवॉइड करना है अपन को, ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या आता है, अगला स्टेप आता है हमारा सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जाम्पल, डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स, है ना। ये हर एक सब्जेक्ट में आपको काम आएगा, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो। तीनों सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे कि यदि आप डायग्राम्स की यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सोशल में डायग्राम नहीं होते, सोशल में भी होते हैं, साइंस में भी होते हैं, मैथ्स में भी होते हैं। फ्लो चार्ट्स हम सारे सब्जेक्ट्स में बना सकते हैं, एग्जाम्पल्स हम सारे सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं। तो इनका यूज़ करना है, इससे आपकी आंसर राइटिंग और इफ़ेक्टिव हो जाती है और टीचर पर इम्प्रेशन अच्छा जाता है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं, आपको चीज़ें अच्छी तरीके से याद हो जाती हैं और इससे आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। आपको चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है उसका आपको एक आइडिया होने लगता है। ये चीज़ आपकी लाइफ में काम आती है। फिर जब आप अपने आंसर्स में इनका यूज़ करते हैं तो हम लाइफ में भी इनका यूज़ करने लगते हैं और हमारी लाइफ सिस्टमेटिक हो जाती है, डिसिप्लिन्ड हो जाती है और हम सक्सेस गेन करने लगते हैं ना। तो इसका पूरा सीधा सीधा आपका जुड़ा हुआ है कैसे, आपके लाइफ से। क्योंकि एजुकेशन का मेन पर्पस क्या है, इस सोसाइटी में हम कैसे सरवाइव करें वो सीखना, ठीक है ना। तो ये जो एग्ज़ाम है ना, ये दिखाता है कि जैसे आपके स्कूल में एग्ज़ाम हो रहे हैं, ऐसे ही लाइफ में एग्ज़ाम मिलेंगे आपको। लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी और उन कठिनाइयों को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, प्लानिंग करके। ये सब प्लानिंग के तरीके होते हैं, है ना। तो अपने आंसर्स को डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और एग्जाम्पल्स के थ्रू सपोर्ट करना, ये याद रखना अपन को, ये सीखना है हमको। हर चीज़ को इस तरीके से करने लगेंगे तो हम अपने लाइफ में भी अपनी प्रॉब्लम्स को सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगला स्टेप क्या आता है, जब हमने ये सब कुछ कर लिया है तो हमारा जो पेपर हमने लिखा है, आखिरी में समय बचना चाहिए हमारे पास। आपका यदि 3 घंटे का पेपर है तो आप ये मान के चलिए कि आपको वो पेपर कितनी देर में ख़त्म करना है, वो पेपर आपको ख़त्म कर लेना है 2 घंटे 45 मिनट में, ठीक है। और उसके बाद आपको रिवाइज करना है और एडिट करना है। क्लियर है ये चीज़? तो ध्यान रखिएगा ये सारे स्टेप्स। आखिरी में याद रखिए टारगेट क्या बना के चलना है, पेपर का टारगेट। यदि आपको 3 घंटे का समय दिया गया है तो आपका पेपर 2 घंटा 45 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है।
और बाकी के 15 मिनट में उसका रिवीजन और एडिशन यानी जो कुछ भी उसमें चेंज करना है वो हो जाना चाहिए। ठीक, ये स्टेप्स आप याद रखेंगे तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के आंसर में जो आंसर्स हैं वो बहुत अच्छे से लिख पाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे और इससे आपका लाइफ भी सिस्टमेटिक होगा। ठीक है, और आप डेफिनेटली सक्सेस गेन करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। कहीं पर कोई डाउट आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आकर आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आके, और जो भी हमसे मदद आप चाहते हैं वो हमें आकर आप बता सकते हैं। इस सब चीज़ों के लिए स्टेप अप अकेडमी से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।